Hey everybody, hello youngsters. A very sweet good morning to you all, and I hope that you all are doing good and well enjoying my videos, guys. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को और कमेंट में बता दिया करो कि कैसा है, समझ में आया नहीं आया। और गाइस आई एम वेरी रियली सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो बिकॉज़ उसके अंदर काफ़ी सारे हमने वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शंस रही। एंड मुझे भी वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा। एंड मैंने वीडियो जो है मैं एडिट करके नहीं डालती बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। बाकी अदरवाइज़ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, बट हमने थोड़ा सा उसमें टेक ज़्यादा लिया था और थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू था। बट नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर कि ऐसा कुछ हो ना, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्ट आर चैप्टर 2 पार्ट 4 इन्फेक्शन। टॉपिक है 2.4। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, हेलमिंथीज ये सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए। अब हमारा टॉपिक है इंक्यूबेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, और ये सब बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट है तो इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंक्यूबेशन पीरियड एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। Incubation period when pathogen infect a person, microbes multiply till produce enough toxin or tissue damage to make the symptoms of disease begins to appear. इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड और एक होता है इनोकुलेशन पीरियड। इनोकुलेशन पीरियड में तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने तक का उसका सफ़र जो भी होता है उसको बोलते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन वर्ड ही एंट्री होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में कोई भी साइन और सिम्टम देता है, तो वो वाला पीरियड होता है इंक्यूबेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जब कोई भी पैथोजन पर्सन को इन्फेक्ट करता है, मतलब डिसीज़ कॉज करता है, उसको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए हमारी बॉडी में वो मल्टीप्लाई करते हैं, और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक उनकी संख्या जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करती है और हमारा टिश्यू डैमेज नहीं करती है, तब तक वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे टिश्यू को डैमेज करने के लिए उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हो और हमारी बॉडी में सिम्टम कॉज कर पाए। उस पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपियरेंस ऑफ डिसीज़ इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो टाइम इंटरवल है जब हमको इन्फेक्शन हुआ और उसका हमको फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, इस दौरान का जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। दिस may vary from 24 hours for common cold to severe at month for several month for rabies। मतलब कि ये जो है टाइम पीरियड वेरी करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो पैथोजन की पैथोजेनिसिटी वेरुलेंस पे डिपेंड करता है कि हमको कब वो साइनस सिम्टम कॉज करता है, अपीयरेंस उसका होता है। तो अगर कॉमन कोल्ड में देखें तो विद इन 24 आवर्स जो है हमको उसका साइन सिम्टम सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां होती है जिनका हमें काफ़ी टाइम तक कोई भी साइन सिम्टम्स जो है नहीं पता चलता है, जैसे कि रेबीज़ हो गया, HIV एड्स हो गए, तो इन सब का जो है साइन सिम्टम, कैंसर हो गया, BP हो गया, तो इन सब का जो है अच्छा सॉरी वो तो मैंने कुछ और एग्जांपल दे दिया इसके। हाँ, हम इंक्यूबेशन कर रहे थे, तो इंक्यूबेशन में क्या है कि जो सिम्टम्स हमको अपीयर होते हैं, हम एड्स का एग्जांपल इसमें कंसिडर कर सकते हैं, बट कैंसर वगैरह इसके अंदर नहीं एग्जाम्पल कंसिडर करें क्योंकि वो किसी पैथोजन से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो पैथोजन है वो साइन सिम्टम्स विद इन 24 आवर्स, राइनो वायरस जो राइनाइटिस कॉज करता है उसका हमें देखने को मिल सकता है, और रेबीज़ वायरस हमें विद इन 24 टू सेवरल मंथ्स के अंदर ही उसका सिम्टम और साइन देखने को मिल सकता है। तो जो भी टाइम पीरियड है इन्फेक्शन
होने का और फर्स्ट टाइम उसके सिम्टम्स को अपीयर होने का जो भी इनके बीच का टाइम इंटरवल है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन गोज़ ऑन, मोर टॉक्सिन इज़ रिलीज्ड एंड द डिसीज़ बिकम मोर सीवियर। जैसे जैसे उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाता है, जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उनकी संख्या बड़ी होती जाती है, तो वो उतने ही ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ जो हमारी बॉडी को हार्म करे, वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और उतनी ही सीवियर डिसीज़ होती है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बिकम एक्टिव एंड द डिसीज़ में फॉलो वन ऑफ द टू कोर्स। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, तो हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है, कहती है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर लिए, अब हमारी बारी है, हम तुमको किल करेंगे, ऐसा बॉडी उनको बोलती है। तो जो डिसीज़ है वो दो टाइप के पाथ फॉलो कर सकती है, दो सीरीज़ में जा सकती है। फर्स्ट क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ओवरकम द बॉडी डिफेंस, या तो अब बॉडी भी लड़ाई कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लड़ाई कर रहे हैं, अब दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही ना। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के डिफेंस इम्यूनिटी के ऊपर ओवरकम कर लेंगे, और जो है विक्टिम मतलब जो भी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है वो पर्सन जो है डाई कर जाएगा। या फिर बॉडी जो है, बॉडी डिफेंस जो बॉडी का इम्यूनिटी है, पर्सन का इम्यूनिटी है, वो उस डिसीज़ को ओवरकम करे और जो भी पैथोजन, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है उसको ख़त्म करे और बॉडी जो है रिकवर करे। तो ये आर या फिर पार वाली कंडीशन हो गई, या तो फिर वायरस जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जीतेंगे, या फिर हमारी बॉडी का इम्यून जीतेगा, इम्यून मैकेनिज्म जीतेगा। तो ये दो बातें होगी, ठीक है। समटाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड विरुलेंस ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स आर बैलेंस्ड। कई बार क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मतलब इम्यूनिटी, कि हम किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट कैसे हमारी बॉडी जो फाइट करती है, तो जो हमारी बॉडी जो फाइट करती है और जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शियसनेस, उन दोनों जो है बैलेंस रहते हैं। ना हमारी बॉडी जीतती है, ना इन्फेक्शन हमको डिसीज़ कॉज कर पाता है, दोनों ही बैलेंस कंडीशन में होते हैं। द माइक्रोब्स देन स्टे अलाइव, तो जो माइक्रोब है वो ज़िंदा तो रहता है बट फेल टू प्रोड्यूस डिसीज़, लेकिन वो डिसीज़ कॉज नहीं कर पाता है। सच अ पर्सन इज़ नोन एज कैरियर, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। मतलब कि अब किसी के पास जो है नो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, कोई रफ़ कॉपी की नीड है किसी को, ठीक है, किसी के बच्चे के पास क्या है कि कोई चीज़ है, या फिर चलो रफ़ कॉपी है, तो रफ़ कॉपी एक बच्चा जो है डेली लाता था बट वो भूल गया किसी रीज़न से, और जो दूसरे बच्चे हैं वो लाए हैं, तो वो जो बच्चा है जो भूल गया है वो किसी से अपना रफ़ कॉपी शेयर करेगा, मांगेगा किसी से, बट जिन बच्चों के पास रफ़ कॉपी है वो उसको देने से जो है मना कर देंगे। तो जो बच्चे देने से मना कर रहे हैं वो क्या है, उसका कैरियर हो गए, कैरियर हो गए कि उन्होंने कैरी कर रखा है। ठीक वैसे ही क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट उतना ही पावर लगा रही है जितना इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी पर लगा रहे हैं। तो दोनों चीज़ जो है बैलेंस है, लेकिन ऐसे पैथोजन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है बट वो डिसीज़ कॉज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। ही मे ट्रांसमिट द डिसीज़ टू अदर हु आर लेस रेजिस्टेंस, दे ये ऐसे दे ही मे ट्रांसमिट, और जो कैरियर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डिसीज़ कॉज नहीं कर पा रहे हैं, वो कैरियर पर्सन क्या करेगा, ये डिसीज़ ट्रांसमिट कर देगा दूसरे पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर है। सपोज़ दो बच्चे हैं, ठीक है, एक की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक की इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। ए बच्चा है मतलब अच्छा बच्चा है, और बी बच्चा है बीमार बच्चा, ठीक है। तो बीमार बच्चे की जो है इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी इसकी कमज़ोर है, और ए बच्चे की इम्यूनिटी जो है अच्छी है। तो इससे क्या होगा कि जो ए वाला, अगर बी वाले बच्चे में इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो डिसीज़ इसके अंदर जो पैथोजन है वो तो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट इसको कोई डिसीज़ होगी नहीं। और जो ए वाला है इसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, हाँ
ये नहीं, ये बी वाला जो है बच्चा मतलब इसकी बैड हेल्थ कंडीशन है, बैड हेल्थ कंडीशन है, इसकी इम्यूनिटी जो है कम है। तो ये जो अच्छा बच्चा ए वाला बच्चा है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर इसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी उतना ही पावर लगा रहा है जितना इन्फेक्शियस एजेंट लगा रहे हैं, तो दोनों जो है बैलेंस कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो किसी को भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जो है प्रेजेंट रहेगा। बट इसके अंदर इन्फेक्शियस प्रेजेंट है, इसकी इम्यूनिटी कम है, ये गया इसके साथ मिला, तो इसने क्या किया, इसको इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट कर दिया और ये क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, तो ये हुआ कि किसी की इम्यूनिटी जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसमें पैथोजन जो है प्रेजेंट है। अगर वो ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आता है जिसकी इम्यूनिटी जो है कम है, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, पोर्टल्स मतलब पाथवे, रास्ता, ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स ऐसा पाथवे जिसमें माइक्रोब्स जो है एंटर करे। पोर्टल्स मतलब रूट फॉर गोइंग गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी, मतलब माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी इंक्लूड, मतलब जो रूट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करेंगे वो क्या क्या रूट्स हैं, वो रूट्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर किया तो निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड, इसमें पोलियो हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एंड कंजक्टिवा ऑफ आई, तो ट्राइकोमा हो सकता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री जब करेंगे तो उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू डिसऑर्डर हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल और कंजक्टिवा ऑफ आई, ये सब डिसीज़ हो सकती हैं। अगर स्किन के थ्रू एंटर करेगा तो हुक ऑफ लार्वा हुक वॉर्म का जो लार्वा है वो एंटर कर सकता है अगर हम बेयर फुट सॉइल के अंदर जाएंगे तो। और सम फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं। पेरेंटरल रूट मतलब कि इंजेक्ट होना, किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होना मतलब कि इंजेक्ट होना। थ्रू स्किन पंचर से, इंजेक्शन से, बाइट, कट, वूंड, सर्जरी, एग्जाम्पल इंक्लूड टेटनस, रैबीज, मलेरिया एक्सेट्रा। पोर्टल ऑफ एग्जिट वो रूट जिसके थ्रू एग्जिट हो सकता है, तो ऑलमोस्ट ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जब हम स्नीजिंग करेंगे या फिर कफिंग करेंगे तो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। जीआई ट्रैक्ट में आता है सलाइवा, फीसेस, इसके थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बाहर आ सकते हैं हमारी बॉडी से। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट वायर सिक्रीशन फ्रॉम वेजाइना और पैरिस एंड यूरिन, इनके थ्रू भी जो है इन्फेक्शन हमारी बॉडी से आउट हो सकते हैं। स्किन और वूंड इन्फेक्शन, एग्जाम्पल रिंग वॉर्म, हर्पीज़ वायरस, स्किन इन्फेक्शन में ये रिंग वॉर्म, हर्पीज़ वायरस। स्प्रेड और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन का कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कैसे जो है फैल रहा है, इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। स्प्रेड, ट्रांसमिशन मतलब एक ही होता है, मतलब फैलना। देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, काफ़ी अलग अलग रूट्स है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ को फैलने के लिए काफ़ी अलग अलग रूट्स है, जिसमें क्या आता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट मतलब कि किसी इंसान से अगर कॉन्टैक्ट में रहें तो उससे भी कॉन्टैक्ट में, ऐसा नहीं है कि उससे फ़ोन वाले कॉन्टैक्ट में, वो वाला कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा कि मतलब किसी के साथ अगर हैंड शेक किया या फिर किसी का जूठा उसी में खा लिया या फिर सेम बर्तन में किसी
ग्लास में एक इंसान ने ड्रिंक किया वाटर, देन आपने भी उसी में ही ड्रिंक कर लिया, तो इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। मतलब कोई भी टच में चीज़ रहे तो उससे इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन लॉक्स में जो भी कॉन्टैक्ट है उससे इन्फेक्शन फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ थ्रू कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ऐसे डिसीज़ जो कॉन्टैक्ट से फैले उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट और डिसीज़। कॉन्टैक्ट मतलब टच, किसी के टच में होना। वी मे गेट द डिसीज़ डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट बाय फिज़िकल कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट कैसा होता है? फिज़िकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, लाइक किसिंग हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है। और वी मे गेट द डिसीज़ इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द आर्टिकल। चाहे हम कोई आर्टिकल यूज़ करें, किसी ने सपोज़ ये पेन था तो किसी ने टच किया, तो अब मैंने भी जाके इसको टच कर दिया, तो इसने जो इन्फेक्शन इस पे लगाया था वही मैंने टच किया, तो ये सारे इन्फेक्शन जो है मुझे ट्रांसफ़र हो गए। अगर कोई गिलास है तो इसने पानी पिया, तो यही गिलास है, मैंने भी अगर पानी पी लिया तो मेरे को भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो ये होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ये किसी पेशेंट के टॉवल से भी फैल सकता है। किसी को कोई डिसीज़ है, उसका टॉवल यूज़ कर लिया, या फिर सिरिंज, कोई एक इंजेक्शन किसी को लगाया, वही इंजेक्शन दूसरे इंसान को भी लगा दे, तो इससे भी इन्फेक्शन फैलते हैं, इसलिए इस चीज़ को नहीं करते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, डोर नोब्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे इन्फेक्शन आपको हो जाए। दीज कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फॉर्माइट। ऐसे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फॉर्माइट्स वो होता है जो भी कोई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि डोर नोब्स हो गए, या फिर कोई वो यूटेंसिल हो गया, टॉवेल हो गया, सिरिंज हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो उसको हम फॉर्माइट बोलते हैं, जो भी कंटामिनेटेड हो जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। देन वाइकल ट्रांसमिशन। और वाइकल ट्रांसमिशन ये नहीं कि कोई अपनी स्कूटी से इन्फेक्शन फैला रहा है, कोई कार किसी का चला लिया तो उससे इन्फेक्शन हो गया, वो वाला वाइकल नहीं है ये। वाइकल यहाँ पे क्या है कि डिसीज़ थ्रू वाटर, मतलब कि वो डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है, डिसीज़ स्प्रेड हो रही है किससे? थ्रू वाटर से, फूड से, मिल्क से, और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि ब्लड से, ठीक है। तो ये आ गया वाइकल ट्रांसमिशन। वाइकल इनको क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है फ्लो करते रहते हैं, तो वाटर, फूड, मिल्क, ये सब जो है, इन सब से जो है किसी को इन्फेक्शन फैले, तो ये सब वाइकल ट्रांसमिशन में आ गए। वाइकल का मतलब ये नहीं कि किसी की स्कूटी से, किसी कार किसी ने दे दी किसी को तो चलो भैया इन्फेक्शन हो गया, वो वाला नहीं है वाइकल। वाइकल में इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये जो चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करती है, इसीलिए इसको वाइकल बोला है। वाइकल में वाटर आ गया, तो वाटर क्या कॉज करेगा डिसीज़? कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, साल्मोनेला, टाइफी, ये सारी डिसीज़ जो है कॉज करता है वाटर के थ्रू, अगर कंटामिनेटेड वाटर हम ड्रिंक करेंगे तो। और फूड, अगर कंटामिनेटेड फूड हमने खा लिया तो भी हमको साल्मोनेला, टाइफिला, बॉटुलिज्म, एमोबियासिस, डिसेंट्री, ये सब डिसीज़ होंगी। अगर मिल्क हमने ख़राब कंटामिनेटेड पी लिया तो हमें बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोसिलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। और अगर हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया तो HIV, HBV, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो भी डेथ हो सकती है। कंटामिनेटेड मतलब कि ब्लड हो तो HIV, HBV, HCV, सिफिलिस, मलेरिया, ये सब डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर इन सब को डिसीज़ को एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बोटुलिज्म क्या है? ये काफ़ी जो है बोटुलिज्म यहाँ पे है, ये कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब तो नॉर्मल है, और डिसेंट्री, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये सब कुछ जो नए नए टर्म्स हैं ना, जैसे बोटुलिज्म, ये आपको एक्सप्लेन कर देती है कि बोटुलिज्म क्या है। बोटुलिज्म जो है एक टॉक्सिक बैक्टीरिया होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। बॉटुलिज्म क्या है कि ये क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म एक बैक्टीरिया होता है जो टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिस वजह से क्या होता है बॉटुलिज्म डिसीज़ हो जाती है। और इस डिसीज़ का जो बिगनिंग है ये कैसे होता है? पहले हमको क्या होती है? वीकनेस होती है,
हमको आँखों से जो है धुंधला धुंधला दिखाई देता है, थकावट सी महसूस होती है और बोलने में भी थोड़ा हमको परेशानी होती है। अलॉन्ग विद ये सब तो होता ही है, और इसके साथ साथ क्या होता है, हमको वॉमिटिंग भी होती है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे एब्डोमेन रीजन में, और डायरिया भी हो सकता है। हमारे जो आर्म्स हैं उसमें भी वीकनेस हो सकती है, और कॉन्शियसनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये ऑल्टर करता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्री। डिसेंट्री एक स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जो कि ब्लडी डायरिया इसके अंदर भी कॉज होता है। बोवाइन टीवी जो है कैटल बोवाइन टीवी जो है कैटल के इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है कैटल्स के अंदर। माइकोबैक्टीरियम बोविनी होता है जो ये डिसीज़ कॉज करता है, और मैमल्स को अफेक्ट करता है। जो कैटल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी इन्फेक्शियस डिसीज़ है और उनको कॉज करता है, जैसे ह्यूमन हो गए, डियर हो गया, कैट, डॉग्स, इन सबको जो है अफेक्ट करता है। कैटल्स के अंदर एक इन्फेक्शियस वो होता है माइकोबैक्टीरियम बोविन जो इन्फेक्शन कॉज करता है किसको, मैमल्स को। मैमल्स में आपके वो आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएगा, बिल्ली, कुत्ते, डॉग्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ब्रूसिलोसिस और ये ब्रूसिलोसिस जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में जाती है। और ये ऐसा कब होता है, जब हम अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर हमको साइनो सिम्टम्स, पसीना हो सकता है, फीवर आ सकते हैं, हमको ठंड लग सकती है, वीकनेस, फैटीग, जॉइंट पेन, ये सब साइनो सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम कच्चा प्रोडक्ट भी खाते हैं तब भी हमको ये डिसीज़ हो सकती है। अगर कंटामिनेटेड एयर को इनहेल करते हैं तो भी डिसीज़ होने के चांसेस हैं। और जो बॉडी फ्लूइड है, नहीं सॉरी, टचिंग बॉडी फ्लूइड, मतलब कि अगर वो जो एनिमल है उनके बॉडी फ्लूइड से हमारा जो है, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो भी जो है ब्रूसिलोसिस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको हो सकता है। और ये मेनली किससे, एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफ़र होता है बाय टेकिंग अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रांसमिशन। नाउ वेक्टर ट्रांसमिशन में क्या है, वेक्टर ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ थ्रू आर्थ्रोपोड्स, मतलब वो वेक्टर्स जो कैरियर होते हैं, और कैरियर्स जो हैं आर्थ्रोपोड्स भी हैं। आर्थ्रोपोड्स वो होते हैं, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड, और पोड मतलब होता है लेग, वो जिनके पैर जुड़े रहते हैं, वैसे इंसेक्ट डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। उनके एग्जांपल क्या है, मॉस्किटो, टिक, माइट, लाइस मतलब कि जू जो सर में प्रेजेंट होती है, कईयों के, हर किसी के नहीं। तो अच्छे से सर धोया करो अपना। तो मॉस्किटो वगैरह, ये टिक्स और माइट्स क्या हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो माइट्स हैं ये टिक्स जो है माइट्स का ही क्लासिफिकेशन है। आगे अगर माइट्स को क्लासीफाई करेंगे तो टिक्स उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर्थ्रोपोड्स होगा। इट इज़ अ वेक्टर ट्रांसमिशन is called a vector transmission. They may transmit disease directly from infective source of healthy person. ये जो डिसीज़ किसी वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी डिसीज़ हो सकती है। इसके अंदर मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में जैसे कि हाउस फ्लाई जो है मैकेनिकल कैरियर है, वो क्या करती है, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट पे बैठती है, वहाँ से क्या करती है, स्पोरोसोइट्स को कैरी करती है, एंड देन फूड प्रोडक्ट पे बैठ के उनको कंटामिनेट कर देती है। वो स्पोरोजोइट्स वहाँ पे लीव कर देते हैं। देन जो वो फूड अगर हम लोग
खा लेते हैं तो हमको क्या होता है, डिसेंट्री हो सकता है, जिसमें डायरिया ब्लडी डायरियल हो सकता है और टाइफाइड हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी बाहर खाओ तो किसी अच्छी जगह से खाओ और ऐसा खाना खाओ जो ढका हुआ हो, खुला वाला खाना नहीं खाना चाहिए। Sometimes the infecting agent complete its life cycle in the vector and transmit the disease। कई बार क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड एजेंट होता है वो अपनी लाइफ साइकिल इस वेक्टर में ही कंप्लीट करता है और डिसीज़ ट्रांसमिट करता है। ऐसे को हम बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि मलेरिया कॉज करता है, ये फीमेल है, और एडीज़ मॉस्किटो जो येलो फीवर कॉज करता है। एडीज़ इज़ अ मेल मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो इज़ अ फीमेल मॉस्किटो। एयरबॉर्न डिसीज़ में क्या होता है कि इन्हेलेशन, अब हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं, अगर हमारे आसपास की एयर गंदी होगी, इन्फेक्टेड होगी, तो क्या होगा कि काफ़ी डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट सपोज अगर कोई स्नीज़ कर रहा है, तो स्नीज़ कर रहा है और सपोज आपका कोई ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, वो आपस में खड़े हैं, उसमें कोई एक बच्चा जो है बीमार है और उसने स्नीज़ कर दिया, तो स्नीज़ किया तो उसके आसपास की जो एयर है वो भी इन्फेक्टेड होगी। जो ग्रुप में बच्चे खड़े होंगे उनकी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होएगी वो भी इन्फेक्शन कैच कर लेंगे अच्छे आसानी से, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होएगी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो वो नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम थी उसको इन्फेक्शन हो गया। तो ये कैसे एयर के थ्रू फैला, क्योंकि जब बीमार बच्चे ने स्नीज़ किया तो क्या हुआ कि उसके स्नीजिंग में काफ़ी बैक्टीरिया जो है बाहर एयर में आ गए। जब स्नीज़ करते हैं तो उसमें हम 10⁴ to 10⁶ इतने जो है बैक्टीरिया एक्सपेल होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ थ्रू एयर इज़ कॉल्ड एयरबॉर्न डिसीज़। जो कोई डिसीज़ हमें एयर से ट्रांसमिट हुई है उसको बोलते हैं एयरबॉर्न डिसीज़, एबीटी। जैसे कि एग्जांपल है ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज़, थ्रोट ड्यूरिंग स्नीजिंग। स्नीज़ करते टाइम हमारी नाक से कोई ड्रॉपलेट आया या फिर हमारे गले से कोई ड्रॉपलेट आया। कफिंग, खांसते वक्त भी इन्फेक्शन हो सकता है। उस टाइम जब खांस रहे तो हमारे थ्रोट से इन्फेक्शन जो है एयर में आ गया, तो इससे क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ऐसी डिसीज़ जो है ट्रांसमिट हो सकती है नॉर्मल पर्सन को जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा। डस्ट फ्रॉम बेडिंग, जब हम बेड साफ़ करते हैं, झाड़ते हैं, तो उसमें से भी जो डस्ट निकलती है वो भी डिसीज़ कॉज करती है। फर्नीचर ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन जो है बेड डस्ट, फर्नीचर डस्ट, इन सब में से हो सकता है। अगर हम फोर्सफुल स्नीज़ करते हैं तो क्या होगा, 10⁴ से 10⁶ बैक्टीरिया हमारे स्नीजिंग में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू किसी भी डिसीज़ का ट्रांसमिशन हुआ है, उसको बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटेशन। तो ट्रांसप्लेसेंटेशन में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, बच्चे में वो कोई इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हुआ है, स्प्रेड हुआ है, उसको बोलेंगे ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल क्या है, रूबेला और एड्स। आइट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, आइट्रोजेनिक ट्रांसमिशन मैंने क्या बताया था कि वो इन्फेक्शन जो किसी फिजिशियन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर कोई सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन हमको हो गया है तो उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो अब आइट्रोजेनिक ट्रांसमिशन में क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ जो है ट्रांसमिट होंगी, स्प्रेड होंगी थ्रू कैसे, फिजिशियन इंस्ट्रूमेंट, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक प्रोसीजर, उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। जैसे कि इंजेक्शन हो गया, लंबर पंचर हो गया, हैंडलिंग और इन्फेक्टिव सैंपल ऑफ लैब स्टाफ सच एज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड फिजिशियन इंड्यूस इन्फेक्शन। हाइड्रोजेनिक ट्रांसमिशन को हम फिजिशियन इंड्यूस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें किसी किसी सर्जिकल या फिर फिजिशियन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है
होता है, इसीलिए इसको फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन भी बोला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या क्या चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं और उनको किल करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Dehydration kills the microbes, example drying in skin और with heat। मतलब वाटर जो है एक अच्छा सोर्स है माइक्रोब के ग्रो करने का, बट अगर हम पानी को ही उड़ा दें तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाएंगे। ड्राइंग इन द सन, और अगर सन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कपड़ा है, ठीक है, तो वेट कपड़ा उसको सन में अगर डाल दिया, या फिर सर्दी के कपड़े होते हैं तो हम लोग उसको सन में से डाल देते हैं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़े किल हो जाते हैं। ठीक, ऐसा कुछ इन्फेंट्स होते हैं, उनके न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं, न्यूनेट्स, उनके जो कपड़े होते हैं वो हम लोग धूप में डाल देते हैं। तो धूप में धोने के बाद डाल देते हैं तो क्या होता है, काफ़ी इन्फेक्शन जो है कम हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उन इन्फेक्शंस की। तो जो वाटर है वो इसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ करने का, लेकिन अगर हम उस पानी को ही सुखा दें तो क्या होगा, काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड इनटू कैटेगरीज। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेस पर बैक्टीरिया को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया है, दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। क्या क्या? एरोबिक्स और एनएरोबिक्स। एरोबिक्स क्या है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एनारोबिक, वो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो लोग तब भी ग्रो कर लेंगे, फेल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन होगी तो वो लोग मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। एरोबिक में क्या है कि ऑक्सीजन की रिक्वायर है ग्रोथ के लिए, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एंड फेल टू ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं तो ये नहीं। और एनारोबिक में क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये लोग अच्छे से ग्रो करेंगे, और अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फेल कर जाएंगे ग्रो करना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, small amount of carbon dioxide is required by all bacteria. However, capnophilic bacteria require 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है हर एक बैक्टीरिया को। एग्जाम्पल दिया इन्होंने कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, जिसको 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। टेम्परेचर क्या है? पैथोजेनिक माइक्रोब्स ग्रो वेल एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। हाई टेम्परेचर रिड्यूस देयर ग्रोथ, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काफ़ी माइक्रोब्स जो उस पर भी किल हो जाते हैं, ये लिखा है इसके अंदर। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पीएच, द मोस्ट पैथोजन, अगर पीएच हम लोग कम कर दें, एसिडिक नेचर कर दें, तो भी जो है काफ़ी माइक्रोब्स जो है किल हो जाते हैं। मोस्ट पैथोजन ग्रो एट पीएच 7.2 से 7.4। हाउएवर, काफ़ी पैथोजन है जो इस पीएच पे जो है ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल की रेंज में आता है। हाउएवर लैक्टोबैसिलस ग्रो एट एसिडिक पीएच, जो लैक्टोबैसिलस है वो एसिडिक पीएच 3.7 पर ग्रो करता है। जो कि कॉलेरा बैक्टीरिया है, जो कॉलेरा वो अल्काइन पीएच में ग्रो करता है, 10.5 पीएच होता है। और लाइट, ये आपको याद ही करना होगा, लाइट बैक्टीरिया ग्रो मोस्टली इन डार्क, जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर डार्क में ही ग्रो करते हैं। रेडिएशन, जैसे कि यूवी लाइट हो गया, तो वो अगर रेडिएशन वहाँ पड़ेंगी तो जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बैक्टीरिया कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर और सल्यूट कंसनट्रेशन, वेरी सल्यूट कंसनट्रेशन में किल। मतलब कि जो बैक्टीरिया है
वो टॉलरेट कर सकते हैं अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ा दें और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। तो जो वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो होता है जो भी हम वाटर को तो हम सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्यूट जो भी कोई चीज़ हम उसके अंदर मिला रहे हैं तो वो उसको सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा या फिर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया जो है इसको सहन कर लेते हैं। वेरी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, अगर बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा तो बैक्टीरिया जो है किल हो जाएंगे। ग्लूकोज क्या करता है, अगर कोई भी मीठी चीज़ होती है तो वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज कम होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन उतना ही कम होगा। तो तभी तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको कोई भी इन्फेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी कैच हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो ग्लूकोज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो ग्लूकोज है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। डायबिटिक पेशेंट आर ट्रीटेड फॉर कंट्रोलिंग देयर ब्लड एंड यूरिन। तो डायबिटिक पेशेंट को जो है कंट्रोल किया जाता है ताकि वो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ाए ना, ताकि वो इन्फेक्शन होने से बच पाएँ। मिक्स्ड ग्रोथ क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू किल माइक्रोब्स। मिक्स्ड ग्रोथ में क्या है कि माइक्रोब्स को किल करना जो है मुश्किल होता है। इफ़ टू और मोर टाइप्स ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहे हैं एक साथ, दे हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो ग्रो करने में, कंडीशन एक दूसरे को फेवरेबल प्रोवाइड करवा रहे हैं। वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड इजीली, एक टाइप के माइक्रोब्स को हम आसानी से किल कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सब आप एक बारी सर्च कर एक बारी आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर कुछ डाउट्स आएगा देन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इफ़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियो जब भी आए तो आप उसको देख पाओ। बाय, थैंक यू सो मच।